हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के जी एस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉस का 100 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूं। तो चलिए आज का ये टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के घटना चक्र और करंट अफेयर अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो सबसे पहले जानते हैं कि टेराकोटा कहते किसे थे। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे ना कि आग में जो कच्ची मिट्टी रहती थी, जनरली जो मिट्टी रहती है उसको पकाकर और पकी हुई मिट्टी से किसी प्रकार की डिजाइन यानी आकृति देते थे। तो उसी को ही मतलब कि टेराकोटा कहा गया कि आग में पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहते हैं। तो उन्होंने कहीं पर से भी साक्ष्य नहीं मिला है कि वो गाय की मिट्टी उस प्रकार से टेराकोटा से गाय की कोई मूर्तियां बनाई थी। हालांकि उन्होंने भैंस, भेड़, सुअर, बकरी, भालू, मोर, बंदर, कबूतर, यहाँ तक कि मानवों की भी इस टेराकोटा मिट्टी से आकृतियां डिजाइन तैयार की थी, बट गाय की कहीं पर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बुद्ध के काल में। क्योंकि देखिए, ये जो धातु से जो सिक्के बनाए जाते थे ना, ये जनरली 5th और 6th सेंचुरी, जिसे ईसा पूर्व बुद्ध काल का ये धातु का सिक्का है, जिसे पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 ईस्वी पूर्व में, तो उसका बेटा यानी बिंदुसार जो है वो गद्दी संभालता है। और कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि वह कौन सा शासक था जिसे अमित्रघात कहा जाता था, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। तो वह बिंदुसार के लिए ये पार्टिकुलर वर्ड का यूज किया गया था, अमित्रघात। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मौर्य राजा अशोक। देखिए, अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की थी ना, तो उसने स्वयं को एक उपाधि दी थी, देवनाम प्रिय, अर्थात देवताओं का प्रिय। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, तो उन 14 शिलालेखों में से जो 13th शिलालेख यानी 13वां शिलालेख है, उसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो चलिए, नेक्स्ट है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी चरक जो थे ना, वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे और चरक को चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। नेक्स्ट, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल की अगर बात करें तो ये कलिंग के शासक थे। और मतलब कि कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अभिलेख से हमें कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी प्राप्त होती है? तो उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, यहाँ पर एक डिजिट दिया हुआ है 24352 टू द पावर 12 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त की। हालांकि इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, उसका जो मतलब कि रचना किया था ना, वो समुद्र का दरबारी कवि जिसका नाम था हरिसेन, उसी ने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऑप्शन सी ऐहोल शिलालेख। और जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख था ना, उसकी रचना किसने की थी? तो रवि कीर्ति ने। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन बी सूरत में। नेक्स्ट है कि उत्खनित प्रमाणों के अकॉर्डिंग पशुपालन
किस काल में शुरू हुआ था? ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, राजा भोज ने शासन किया। ऑप्शन बी धारा पर। और अगर राजा भोज की बात करें तो ये परमार वंश के एक बहुत ही अच्छे योग्य शासक, महान शासक थे परमार वंश के राजा भोज। तो चलिए नेक्स्ट है कि वह कौन से सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ऑप्शन बी उसका नाम अफजल खान था। नेक्स्ट, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी का। यहाँ पर से मैच द फॉलोइंग और बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। यानी अगर सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और कई एक बार पूछा गया है कि वह पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा की थी, तो वो उन्हीं का नाम था सरोजिनी नायडू। पहली महिला एनी बेसेंट, बट पहली इंडियन महिला अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 ईस्वी के कानपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वहीं अगर बात कर ले मोहम्मद अली जिन्ना की तो वे मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे। तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से तथा वीडी सावरकर अगर बात करते हैं तो हिंदू महासभा से, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास करवाने में सफल रहे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से एक कांग्रेस नेता कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे? तो उनका नाम था चित्तरंजन दास। इनके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्रपाल ये कांग्रेस से अलग हो चुके थे। नेक्स्ट है कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी केरल में। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक की अगर बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वनाच्छादन किस राज्य का है? देखिए, पहला पोजीशन पर अगर नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो पहला पोजीशन पर मध्य प्रदेश आ जाता है, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फोर्थ महाराष्ट्र एंड फिफ्थ पोजीशन पर उड़ीसा। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग केरल जो है ना वो भारत के कुल उत्पादन का 87.6% अकेला केरल जो है वो रबड़ उत्पादित कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी पहला पोजीशन पर केरल, सेकंड पर तमिलनाडु एंड थर्ड पर कर्नाटक। तो चलिए नेक्स्ट है कि यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 15 आदमी कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि जब 25 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है तो 15 आदमी उसी काम को हाउ मेनी डेज में करेंगे? तो टी यहाँ पर टाइम लेट कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 20 डेज। तो चलिए नेक्स्ट है कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शरदकालीन विषुव। नेक्स्ट, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? तो उसे आश्रय पट्टी यानी शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? ऑप्शन डी विषुवतीय प्रकार का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? कन्याकुमारी को। और भारत के मुख्य स्थलीय भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना वो वही केप केमोरिन ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे सर्वाधिक लंबी है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कनाडा की। कनाडा के बाद दूसरा पोजीशन पर नॉर्वे, थर्ड इंडोनेशिया, फोर्थ रूस और फिफ्थ पोजीशन पर फिलीपींस आता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो कहीं पर भी संघ वर्ड का यूज नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की जब सिटीजनशिप अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उस कंडीशन पर उसका इंडियन सिटीजनशिप नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है
कि किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देखिए, जब संविधान का निर्माण किया गया था ना संविधान सभा के लोगों के द्वारा, उस समय मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। मौलिक कर्तव्य जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। और जब यह जोड़ा गया था ना फ्रेंड, तब सिर्फ मात्र 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया जाता है तो इसमें एक और ऐड करके 11 कर दिया जाता है। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो वो 11 हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की अधिकार। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो ये आयरलैंड के संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 36 to 51 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान 32 तो हो गया, 33 है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है ना वो पार्लियामेंट यानी संसद का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। संसद चूंकि 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट है कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो केवल राज्यसभा के द्वारा, क्योंकि वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट, इसी वजह से उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा में ही लाई जाएगी। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। ऑप्शन बी, 6 सप्ताहों के लिए। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग ओबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन सी, आर्टिकल 15 तथा आर्टिकल 16 में। तो चलिए, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो ये पीसी महालनोबिश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में की गई थी। हालांकि 1951 ईस्वी से लेकर 1954 के बीच भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान था वो राष्ट्रीय आय समिति ने ही किया था। उसके बाद 1954 ईस्वी से राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा अभी तक जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर बतलाइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है फ्रेंड कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल का मतलब कि आपको दिया हुआ है एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ पुट कीजिए और फिर पेरीमीटर निकाल दीजिए 2 × L+B से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है। तो ऑप्शन सी यानी कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक, ये जो होती है ना वो फिक्स्ड लागत यानी स्थिर लागत नहीं होती है, क्योंकि पारिश्रमिक जो होती है, पारिश्रमिक उत्पादन मात्रा के आधार पर घटते बढ़ती रहती है। तो जब वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो फिर वो फिक्स कैसे रहा। नेक्स्ट है कि पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर अधिकृत किया गया था। ऑप्शन डी, शिव समुद्रम में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि एशिया का पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर खोला गया, तब वो खोला गया था दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में, बट कहीं पर भी ऑप्शन में आपको दार्जिलिंग नहीं दिया हुआ है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मतलब कि एशिया का दूसरा जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ खोला गया, तो वो शिव समुद्रम कर्नाटक में। पहला दार्जिलिंग में 1897 में और दूसरा शिव समुद्रम कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि भारत में कुल शक्ति उत्पादन में अपने प्रतिशत अंश के रूप में गिरते हुए यानी अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में विन्यासित किया गया है। तो आप इसको अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, उसके बाद हाइड्रोनाभिकीय और लास्ट में अन्य। तो चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है।
तो ऑप्शन बी यानी उत्पादन लागत जिसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी इस्पात उद्योग। तो चलिए नेक्स्ट है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है तो उसका गेन या लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, चूंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर स्क्रीन पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 30% लॉस। नेक्स्ट है कि घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि ताजे टमाटरों का निर्यात अन्य देशों को अगर कर दिया जाएगा ना, तो उस कंडीशन में सिर्फ टमाटर ही नहीं, किसी भी पार्टिकुलर वेजिटेबल या किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पर दिया रहता है तो उसका दाम बढ़ेगा। क्योंकि जिस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग और दाम दोनों बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय को लेकर का एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस पुस्तक के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम मात्र 20 रुपया निर्धारित किया था। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रही। नेक्स्ट है कि मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है। यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता। जेनी को अकेले यही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे? टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्व करने पर 48 डेज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन सी निगम कर। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह करना चाहिए। तो केंद्रीय बैंक को खुले बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? ऑप्शन सी भाप से। क्योंकि वेपर में अपनी एक हिडन हीट रहती है, पहले भी हम कितनी बार आप लोगों को बतला चुके हैं कि गुप्त ऊष्मा छुपी हुई रहती है भाप में। इसी वजह से गर्म पानी के कंपैरिजन में भी ज़्यादा मतलब कि असरदार, ज़्यादा जलनशील हो जाता है भाप। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो जब किसी व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 7 रंगों का। और वे 7 कलर हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नेक्स्ट है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन सी प्रकाश प्रकीर्णन के लिए 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रीडिंग जिसे OMR कहते हैं एवं रिकगिंसन। नेक्स्ट है कि ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोफोन के जरिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो उस तरंग को आयन मंडल कहते हैं, यानी आयनोस्फीयर, जो पृथ्वी के सतह से अप्रॉक्स 85 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले घेरे में सिचुएटेड रहती है आयन मंडल। नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, वायु दाब रहता है, वो कम रहता है एज कंपेयर टू भूमि सतह की जगह पर। तो इसी वजह से वहाँ पर कम टेम्परेचर में भी जल उबलने लगता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वह पदार्थ है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और साथ ही इससे होकर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं गुजरती है, तो इसे इंसुलेटर कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कांच हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण क्या हैं? तो एटम की अगर बात करें तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आप इसकी डिस्कवरी जिसने किया था तो वो आप नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन हैं, प्रोटॉन के रदरफोर्ड तथा न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है कि भारी जल यानी हैवी वाटर से अभिप्राय है।
अगर D2O की बात करें यानी हैवी वाटर की, तो उसे क्या है, तो वह जल जिसमें अधिकतम यानी डेंसिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिकतम घनत्व होते हैं, उसी को ही हैवी वाटर कहते हैं। नेक्स्ट, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, सल्फोनेट। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर ब्लीचिंग पाउडर के यूज की बात करें तो इसका यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में तथा क्लोरीन गैस बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020-21 किसने जीता है, ऑप्शन बी कौटिल्य पंडित ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, यानी सबसे अधिक जो डेंजरस गैस है इस सीरीज में, तो वो CO हो जाएगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑटोमोबाइल और सिगरेट एक्सेट्रा से रिलीज होती है। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला कलर का होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। नेक्स्ट, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, ऑप्शन डी विटामिन के। और विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पनीर, टमाटर एक्सेट्रा में पाया जाता है। और जिस व्यक्ति को विटामिन के की अगर बात मतलब कि कमी रहती है शरीर में, तो वहाँ पर ब्लड कोटिंग अच्छा से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, ऑप्शन डी 180 to 200 mg/%। नेक्स्ट, श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगोटा से। नेक्स्ट, एलोसोम होते हैं, ऑप्शन डी लिंग गुणसूत्र। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो मैनोमीटर से प्रेशर की दाब की जाती है, प्रेशर का माप की जाती है यानी दाब की, कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन इंजन तथा कार्डियोग्राम से हृदय गति। बट अगर सिस्मोमीटर की बात करें तो उससे भूकंप तरंगों की तीव्रता की मेजरमेंट की जाती है। नेक्स्ट है कि मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जनरली 92% जो रहते हैं वो मोती में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, ऑप्शन बी लियोनार्डो द विंसी ने। और इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा वर्ष लग गए थे, हालांकि ये 1503 ईस्वी में मोनालिसा की पेंटिंग बनाना शुरू किए थे और उनको बनते बनते 1519 ईस्वी आ गई थी। नेक्स्ट है कि शांति का नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अन्य सभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कहाँ से की जाती है, स्टॉकहोम से। नेक्स्ट, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के मिले थे, तो पहला उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था और दूसरा केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी थे, स्पेन के, वो एक स्पेनिश थे। नेक्स्ट, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ऑप्शन ए उनका नाम था बुला चौधरी। नेक्स्ट, निम्न में भारत का कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक विकेट नहीं लिया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ सिचुएटेड है, तो ये USA की मदद से बनाया गया है महाराष्ट्र के तारापुर में। नेक्स्ट, सेबेस्टियन को 4 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किस महासंघ का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है, तो ये IAAF यानी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष दोबारा चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि क्यूयोटे नामक रचना के लेखक हैं, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत में अनुसूचित जाति व जनजातियों की क्रमशः परसेंटेज है 16.2% एंड 8.2%। नेक्स्ट, मझगांव डॉकशिप लिमिटेड द्वारा निर्मित खंडेरी, कलवरी, करंज, बेला आदि क्या है, तो यह सब पनडुब्बी है। तो चलिए नेक्स्ट है कि मुगल शैली वास्तुकला से प्रेरित रुद्रसागर झील के मध्य नीर महल जल उत्सव किस राज्य में सितंबर 2019 में मनाया गया, तो ऑप्शन ए त्रिपुरा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा 16 जनवरी 2020 को की गई, तो उनका नाम है वासुदेव मोही।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर डेट दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 3 अप्रैल को विश्व हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस तथा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट है कि लोकसभा में हंगामे के परिप्रेक्ष्य किस दल के 7 सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए 5 मार्च 2020 को निलंबित किया गया था? तो ऑप्शन बी कांग्रेस। नेक्स्ट है कि हाल ही में 62वीं ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? बिली इलिश को। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय एक्टर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी मनोज कुमार को। नेक्स्ट है कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ यानी IAF के वेटरन पिन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, PT उषा को। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया? ऑप्शन ए IIT मद्रास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन बी अशोक लवासा ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई-क्लासरूम सॉफ्टवेयर दीक्षक विकसित किया है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे तथागत रॉय के स्थान पर मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को। अगर BSF की बात करें तो इसका गठन 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को किया गया था और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में किन 2 देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो भारत तथा रूस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन सी यह चीन के शहर में स्थापित की जाएगी द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य की मूर्ति। अब जानिए कि इसके पीछे का तथ्य क्या था। क्योंकि द्वारकानाथ कोटनीस जो थे ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई मेडिकल टीम के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे द्वारकानाथ कोटनीस। इसलिए चीन ने यह फैसला लिया है कि कांस्य की मूर्ति स्थापित की जाएगी द्वारकानाथ कोटनीस की। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों के लिए अपना पहला दिशा निर्देश जारी किया है, यह किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय तक पहुँच से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड कि इस वर्ष की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रोक दिया गया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। अगर विश्व बैंक की बात करें तो ये 1944 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।